हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबको इस नई वीडियो में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसए पर, जो यूपीएससी में निबंध का एक पेपर होता है मेंस में 250 नंबर का। उसमें 2 क्वेश्चन अमूमन करने रहते हैं, दोनों के 125 नंबर के जो है टोटल इसके पेपर होते हैं। 125 नंबर का एक होता है और दूसरा भी 125 नंबर का ही होता है। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा 2 निबंध हमको यूपीएससी में लिखने होते हैं, जो हमारे मेंस के नंबर में जोड़े जाते हैं 250 नंबर के। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एसए का पेपर है, एसए का पेपर है और यहाँ पे अधिकतम अंक जो है 250 रुपये दिए गए हैं और यहाँ पर 3 घंटे का निर्धारित समय भी दिया गया है। अच्छा, यह कॉपी जो है टॉपर्स की कॉपी है, रवि कुमार सिहाग जी की, जो ऑल इंडिया रैंक 18 थे, हिंदी मीडियम के टॉपर इस बार के रहे थे, उनकी कॉपी है। उन्होंने एस्से कैसे लिखा है, उनके बिहाफ पे हम लोग एस्से लिखने का प्रयास करेंगे। पहले इनकी कॉपी को हम लोग देखते हैं कि इनकी कॉपी किस तरीके से लिखी गई है, जिसको हम लोग एक गाइड के रूप में समझकर हम आगे एस्से को लिखेंगे और समझेंगे कि एस्से लिखा कैसे जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इनका सेंटर जो है दिल्ली में है। 21/7/2019 का यह इनका पेपर था जब इन्होंने इस एस्से को दिया था। तो हम लोग देखते हैं इसमें और क्या क्या प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं खंड सेशन ए और सेक्शन बी करके 2 इसमें निबंध का विषय वस्तु है, इसमें अंक है, वो अभी आगे देखने को हमको मिलेगा। देखिए, खंड ए और खंड बी के प्रत्येक विषय को चुनकर 2 निबंध लिखिए और प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में। यूपीएससी के मेंस का जो एस्से लिखा जाता है तकरीबन 1000 से 1200 शब्दों के बीच में लिखा जाता है। यह चीज़ आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। और यह देखिए 125 अंक का, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक एस्से 125 अंक का होता है, दोनों का मिलाकर 250 अंक बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। खंड ए सेशन 1 के जो सेशन ए में 4 आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन चारों में से आपको एक चूज़ करके आपको एक पर निबंध इस सेक्शन ए या खंड ए से आपको लिखना है। पहला वाला क्वेश्चन है, अत्यधिक असमानता आय की असमानता से ज़्यादा अवसरों की असमानता है। कहने का मतलब अत्यधिक असमानता जो होती है, इनइक्वलिटी जो होती है, वह आय की असमानता मतलब इनकम जो होती है, अर्निंग, उसकी इनइक्वलिटी से ज़्यादा अवसरों की असमानता होती है। मतलब हमको अवसर में समानता नहीं दिया जाता है, इसलिए हमारे आय की असमानता हो जाती है। जो मेन हम लोगों में इनइक्वलिटी मिलती है, देखने में कोई ऊँचे हैं, कोई नीचे हैं, कोई मध्यम वर्गीय है, कोई अति पिछड़े वर्ग में आते हैं, जो मतलब आय की दृष्टि से। हम यहाँ पे इकोनॉमिक सेक्शन की बात कर रहे हैं, ना कि किसी की कास्ट वाइज की बातें यहाँ पर चल रही हैं, ना जनरल ओबीसी एससी एसटी ऐसी कोई भी यहाँ पे बातें नहीं हैं। यहाँ पे बात हो रही अर्निंग की, इकोनॉमिक प्रोसेस की, हम इकोनॉमिकली कितने मजबूत हैं, कितने कमज़ोर हैं, यह चीज़ हमको यहाँ पर समझने को मिल रहा है। तो पहले वाला प्रोसेस जो है, अत्यधिक असमानता जो हमको देखने को मिल रही है यहाँ पर, वह अत्यधिक असमानता हमको किस कारण देखने को मिल रही है? आय की असमानता से ज़्यादा अवसर की असमानता है हमारे पास। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं कि विश्व की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भविष्य का ओपेक क्या होगा? विश्व की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है वह क्या क्या भविष्य में क्या प्रोसेस कर सकता है, इसके लिए आपको जो है सुझाव देने हैं उनको। तीसरा वाला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद की सहकारी एवं जीवंत प्रकृति तथा इसकी सम्मुख उपस्थित चुनौतियों के बारे में पूछ रहा है। चौथा वाला है, यदि हमें भविष्य के विनाश से बचना है तो विकास की दशा को बदलना होगा। अब विकास की दशा को बदलने से क्या तात्पर्य है? जैसे आज के टाइम पे इतने खतरनाक हथियार बनाए जा रहे हैं, जो आगे चलकर हथियार से लड़ाई हो या ना हो, लेकिन 2 देशों के बीच में बायो वॉर होना निश्चित है, तय है। इसलिए लोग जो है बायो वेपन्स बनाने में एकदम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जिसका जीता जागता उदाहरण अभी थोड़ी दिन पहले हम लोगों ने कोरोना के रूप में देखा हुआ है। यह सबसे जीवंत उदाहरण हम लोगों के लाइफ में बन गया है कि इससे ज़्यादा भयावह कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कि रवि कुमार सिहाग जी ने क्या लिखा था। अभी सेक्शन बी को देख लेते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं। अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है, और सेकंड क्वेश्चन है, धरती ईश्वर की है और मानवता उनकी संरक्षक है, ना कि स्वामी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, प्रार्थना करने वाले होठ से ज़्यादा पवित्र मदद करने वाले हाथ होते हैं।
मतलब कोई भी आदमी मुंह से प्रार्थना करे भगवान से, उससे ज़्यादा पवित्र जो होते हैं, कोई किसी की हेल्प कर दे तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब एक देखो चौथा वाला है नैतिकता विहीन धर्म आत्मरहित शरीर के समान है। नैतिकता विहीन, जिसमें नैतिकता कुछ भी ना हो, जरा सा भी ना हो, मतलब रिलीजन विदाउट एथिक्स इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल, मतलब आत्मा रहित शरीर के समान वह बॉडी हो जाती है जिसमें नैतिकता विहीनता होती है, मतलब जिसमें नैतिकता जरा सा भी नहीं होता। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, समय को बिना गवाए देखते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ चूज़ किया है। तो पहले सेक्शन ए के 4 वो क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब इसमें से इनको आंसर लिखना है। कौन सा ये लिख रहे हैं, अत्यधिक असमानता आय की असमानता से ज़्यादा अवसरों की असमानता है। अब देखिए ये पहला वाला इन्होंने चूज़ करा है, ये पहला वाला ये जो है यहाँ पे लिख रहे हैं अत्यधिक असमानता। अब इसमें क्या ये लिख रहे हैं, इनके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि स्टार्ट कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, किसी भी एस्से को लिखने में उसकी भूमिका बनाना जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम भूमिका को कैसे बनाते हैं। हमारी भूमिका अगर किसी पर प्रस्तुतिकरण, जिसको बोलते हैं प्रसंग, जो स्टार्टिंग फेज में लिखा जाता है भूमिका, वह किसी भी कॉपी चेक करने वाले जो टीचर्स होते हैं उन पर कितना प्रभाव, कितना छाप छोड़ सकता है, यह हमारी भूमिका पर ही डिपेंड करता है। पूरी कॉपी शायद ही कोई टीचर्स पढ़ते होंगे, लेकिन भूमिका और जो एंडिंग पॉइंट होता है, निष्कर्ष क्या लिखा जा रहा है, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारत के लोग स्टार्ट कर रहे हैं रवि कुमार जी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, मतलब देख रहे हैं कितना अच्छा बेहतरीन ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है इस चीज़ को, कि पूरा संविधान की जो प्रस्तावना है वहीं से शुरुआत कर दी है, क्योंकि उसमें बात कही गई है अवसर की जो है समानता के बारे में बताया गया है कि हमको आय के प्रति अवसर की समानता मिलेगी, लेकिन यहाँ पर असमानता को दिखाया गया है। इन्होंने पूरा इस प्रोसेस को आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस वाले फीचर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा उसमें उन सब में राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली ... संविधान को अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, मतलब जो की पॉइंट है उसको इन्होंने इसमें डाला हुआ है, ना कि सारे पॉइंट को। पूरे प्रस्तावना को लिखने का यहाँ पे कोई तात्पर्य नहीं था। देखिए कितने सूझबूझ के साथ इस आंसर को इन्होंने दिया है, यहाँ पर एस्से को यहाँ पर लिखा है। यह समझने योग्य है कि पूरे प्रस्तावना को ना लिखकर इन्होंने स्टार्ट ही ऐसे फेज से किया है जो हमको संविधान, हमारी सरकार जिस चीज़ की गारंटी लेती है, जो हमारा संविधान गारंटी जिसका लिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए अटल है अपने ऊपर, उस चीज़ से ही स्टार्ट कर रहे हैं ये। आगे देखते हैं इन्होंने ये क्या लिखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर यदि एक नज़र डालें। देखिए प्रस्तावना की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई आपको, नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि इसमें नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए जाने वाली सभी लाभों व उपादानों का एक खाका प्रस्तुत किया गया है। जहाँ तक समता की बात है तो इसमें प्रतिष्ठा व अवसर की समता का जिक्र किया गया है। तो न्याय की संकल्पना भी बहुआयामी है, अर्थात सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का मिश्रण भी है। अच्छा देखिए इनका एक और रिलेवेंट पॉइंट आपको बता दे रहे हैं कि जब कहीं भी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बार बार तो पेन चेंज आप करोगे नहीं, लेकिन जब कहीं भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जाता है तो उसको मार्क कर दिया जाता है। मार्क करने का तात्पर्य आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक पॉइंट पेन से ये ऐसे ऐसे कर दिए हैं हर पॉइंट के नीचे, आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। तो यह एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि वो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है या पॉइंट है उनको मार्क कर दे, ताकि उस पर जो है किसी पे नज़र पड़े या ना पड़े, लेकिन एक टीचर की नज़र उन पॉइंट्स पे ज़रूर पड़नी चाहिए जो उनको आप दिखाना चाह रहे हो, जिससे वो प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ये कितना लिखे, आगे लिखते हैं ये इसी क्रम में। अब यदि असमानता की बात करें तो इसे मूलतः प्रोसेस करके अब आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक एस्से को लिखने का सबसे अच्छा तरीका और वह भी माना जाता है कि अगर हम बीच बीच में किसी कोट को, कोई कोटेशन, जैसे कोटेशन अगर हम डाल देते हैं इसमें बीच बीच में, जैसे कोई भी कोटेशन अगर बीच में पड़ जाता है तो वह एस्से को और भी बेहतरीन और सुसज्जित रूप प्रोवाइड करा देता है, जिससे कि लोगों पर प्रभाव पड़ता है। जो कॉपी चेक करते हैं, जो टीचर होते हैं, वो समझते हैं कि नहीं बच्चा इस बारे में बेहतर ढंग से समझ रहा है। ठीक है, और एक टीचर्स को यही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये क्या लिखते हैं। वंचना की स्थिति का होना है, किंतु इसे केवल धन दौलत के नज़रिए से देखना आंख दबाकर देखने के समान है। मतलब अब देखिए क्या प्रोसेस, इन्होंने क्या एग्जाम्पल दे दिया है कि इसे अगर धन दौलत के नज़रिए से सिर्फ देखा जाएगा तो यह आँख दबा कर देखने के, मतलब एक पूरी खुली आंखों से देखने वाली बात कहीं पर की ही नहीं जा रही है। ऐसे प्रोसेस को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि कैसे इसको आगे
समझा जाएगा। इसमें आर्थिक अवसर भी आएंगे, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भी आएंगे। देख रहे हैं कितनी रिलेवेंट बातें इन्होंने यहाँ पर डाली हुई है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भी हैं। परीक्षण केवल इस बात का होना चाहिए कि इन सभी प्रकार का अनुपात क्या है, क्या आर्थिक अवसर सभी अवसरों में मौलिक है, मतलब मूलभूत प्रोसेस पे है या नहीं है, यह चीज़ इन्होंने डाली है। फिर आगे देखिए, ये चेंज कर दे रहे हैं पैराग्राफ। देखिए अब ये कोट कर रहे हैं, किसको कोट कर रहे हैं, मार्क्सवादी लेखक को कोट कर रहे हैं। ऐसे में यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने देखिए यहाँ पर भी एक ब्लैक मार्क से लगा दिया है कि यशपाल को ये कोट कर रहे हैं, इसको आप ज़रूर देखिए। कोई भी टीचर की नज़र इन सारे प्रोसेस पर पड़े ना पड़े, लेकिन यशपाल पे जरूर पड़ेगी। और जब यशपाल पे पड़ेगी तो उस लाइन को पूरा पढ़ना चाहेंगे कि हिंदी के प्रसिद्ध मार्क्सवादी लेखक यशपाल के सुप्रसिद्ध उपन्यास के कथानक पर विचार करें तो उसमें एक पात्र है प्रेस्थ, जो निम्न वर्ग का है किंतु अत्यंत धनी है। धनी होने के बावजूद भी उसका पुत्र हमेशा सामाजिक समानता की तड़प में व्याकुल रहता है। वह कहता क्या है, अब देखो वो कोटेशन को कोट कर रहे हैं। कौन सा कोटेशन, जन्म का अपराध है, यदि यह जन्म का अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार किया जाए, यह प्रोसेस बता रहे हैं। किस प्रकार संभव है, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, धन की जो शक्ति है किस प्रकार संभव है, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, अस्त्र की शक्ति, कोई भी शक्ति जन्म के अपराध का मार्जन नहीं कर सकती है, यह कोट कर रहे हैं। उपन्यास क्या है, उपन्यास का नाम क्या है, दिव्या। दिव्या उपन्यास से लिया गया यह प्रोसेस है जो यशपाल के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने इस प्रोसेस में उसको कोट कर दिया है, ठीक है। इससे आपकी क्वालिटी जो होती है एस्से की, निबंध की, वह बहुत बेहतरीन ढंग से हो जाती है कि आप प्रस्तुतिकरण किस हिसाब से एक एस्से का कर पा रहे हो, उसमें कौन कौन सी ऑथेंटिक बातें डाल पा रहे हो। एस्से हमेशा ऑथेंटिक प्रोसेस पे ही चलता है। कल्पना मात्र करना किसी भी एस्से में जान डालना नहीं होता है, बस उसकी मूलभूत जो आत्माएं होती हैं वह उसकी ऑथेंटिक बातें ही होती हैं। जैसे किसी भी प्रसिद्ध लेखक के या कवि के या दार्शनिक के कोई सा भी लेख हो उनका, किसी भी पुस्तक की कोई सा कट पेस्ट आप यहाँ पर अगर जो लिखते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे इसमें दिया गया है व्यक्ति निष्ठता विद्यमान होती है और इस प्रकार व्यक्तियों के लिए असमानता के संदर्भ में मतों व रायों में भिन्नता भी होती है। मतलब आपके मत या राय में भिन्नता तो हो सकती है, लेकिन आपके मतों में भेद यह नहीं होना चाहिए, ठीक है। भिन्नता इतिहास की शुरुआत से चली आ रही है। अब आगे देखिए लिख क्या रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पर फिर इन्होंने ब्लैक पेन से मार्क कर रखा है कि अन्य भेद जहाँ यूनान में अभिजात्यता साधारण वर्ग का था, उसमें मिथकों में अमर देवता व मरणशील मानव का भी था। अरस्तु की नज़र में स्वामी व दास का भी था, तो पुरुष व नारी का भी था। अब देखिए इन्होंने अरस्तु को यहाँ पर कोट कर दिया है, यह कितनी बड़ी बात इन्होंने लिख दी है। अरस्तु को कोट करने का मतलब है किसी भी ऐसे का जो सबसे सोल पॉइंट होता है ना, वो इन्होंने डाल दिया है। अरस्तु एक ऐसे लेखक हैं जिनको कहीं पर कोट कर दिया जाए तो उनकी बातों को जल्दी कोई डिनाई कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उनकी बातों को डिनाई करने के लिए अरस्तु के मॉडल पे चल के आपको अरस्तु के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए। अरस्तु के जितने भी बुक्स वगैरह हैं उन सब पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि यह दार्शनिक किस लेवल पे जाकर सोचते थे, फिर उसमें क्या क्या खामियां थी, यह बातें आपको तब समझने को मिल पाएंगी। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं कि इसमें जाति के आधार पर खान पान, रहन सहन, व्यवसाय, विवाह, भ्रमण आदि के संदर्भ में विभिन्न योग्यताओं का निर्योग्यताएँ निर्धारित कर दी गई हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं कि किस किस हिसाब से आर्थिक असमानता यहाँ पे हमको देखने की मिल रही है। इन्होंने ब्लैक पेन से क्या मार्क करा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। देखिए मैंने कहा था ना कि कोई कोटेशन अगर जो कोट करते हो तो यह आपका एकदम सोल पॉइंट हो जाएगा। अब इन्होंने एक कोटेशन यहाँ पर डाल दिया है और ये ब्लैक पेन से लिख दिया है, ताकि कोई इस पूरे प्रोसेस को देखे या ना देखे, लेकिन इस कोटेशन को ज़रूर उसको देखना पड़ेगा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मतलब इन्होंने इसका सबसे मूल कारण क्या बताया है, जो आर्थिक रूप से असमानता है, इसमें बेसिक इन्होंने जाति को ही कोट करते हुए बताया है कि जाति के कारण ही आर्थिक असमानताएं हैं, जिसके लिए हमको अवसर की असमानताएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, ठीक है।
तो अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि बुद्ध ने धर्म में पुरुष व नारी दोनों को स्थान देकर लैंगिक स्तर पर अवसरों की समानता स्थापित की है। बुद्ध को इन्होंने कोट कर दिया है। फिर आगे क्या तुलसी ने क्या लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, मतलब नहीं दरिद्र सम के समान दुख जग माही, दरिद्रता के समान दुख इस पूरे संसार में और कुछ है ही नहीं। मतलब आर्थिक रूप से जो असमानता है उसको यह कोट करके आपको बताना चाह रहे हैं कि किस रूप से यहाँ पर देखने को असमानता आपको मिल रही। फिर सूरदास को कोट कर रहे हैं, कैसे क्या लिख रहे हैं, जैसे भक्तों ने कृष्ण के प्रेम में हर गोपी को डुबाकर धार्मिक स्तर पर समता पूर्वक प्रेम की स्थापना की थी, उसी प्रकार से हमको आर्थिक रूप से समानता लानी पड़ेगी। ठीक है, आगे क्या लिख रहे हैं, पैराग्राफ चेंज कर करके देखिए। कुछ इसी प्रकार के सुधारों की शुरुआत पश्चिम में हुए पुनर्जागरण में दिखाई पड़ती। अच्छा देखिए, एक से एक प्रोसेस इन्होंने धार्मिक प्रोसेस को अपनाया, जातिवादी प्रोसेस को अपनाया, इन्होंने कोटेशन इसमें डाले हैं, इसमें अच्छे अच्छे राइटर्स के नाम डाले हैं, उनके कोटेशन को डाला है और पैराग्राफ चेंज करते जा रहे हैं। यही सब चीज़ें जो है 4 से 5-6 पॉइंट जो होते हैं ऑब्जर्वेशन की स्किल्स को बढ़ा देते हैं कि हमको एक एस्से को पढ़ना ही पड़ जाता है कि किस लेवल पे इन्होंने लिखा हुआ है इसको। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। जितना धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से पॉज कर करके वीडियो को आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यह भी दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर आर्थिक असमानता को ही प्रमुख बाधा नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक प्रकार मात्र ही माना गया है, बाकी इसके आगे इसको कुछ नहीं है। ऐसे को लिखना आपको कितने वर्ड में पड़ता है, 1000 से जो है 1200 शब्दों में ही लिखना पड़ता है आपको, यह आपको याद रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1000 से 1200 शब्द ही, अगर 1300 शब्द होंगे तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई गाली देने लगेगा या इसको गलत काट दिया जाएगा, लेकिन एक ऑन एवरेज इतने में होना चाहिए। आगे ये कोट करते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं किंतु खुदा से कम भी नहीं है, पैसा बोलता है। आज के समय में या इन्होंने एक फिल्मी डायलॉग यहाँ पे बताया है कि पैसा खुदा तो नहीं है किंतु खुदा से कम भी नहीं है, पैसा बोलता है। जैसे विचार आधुनिक पीढ़ी के मस्तिष्क में सर चढ़कर बोलते हैं। इसी कारण आर्थिक असमानता को ही आर्थिक असमानता के प्रमुख उपकरण के रूप में देखा गया है। मार्क्स ने आपको 16 पॉइंट से हटना नहीं है। सबसे बड़ी बात आप उसको समझ लीजिए कि जिस पॉइंट को क्वेश्चन में पूछा गया है उस पॉइंट को आपको इसमें डालना ही पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि अपनी पुस्तक दास कैपिटल्स में आर्थिक पक्ष को संपूर्ण पक्षों में मूलभूत माना है, तो थॉमस पिकेटी ने भी अपनी हालिया पुस्तक कैपिटल इन द 21st सेंचुरी में पूंजीवाद और असमानता का विवेचन आर्थिक मंच पर कर इसे लोकतंत्र हेतु खतरा बताया है। किंतु यह भी सर्वज्ञात है कि मार्क्स के सिद्धांतों पर बना सोवियत संघ भी बिखर गया, क्योंकि वहाँ आर्थिक समानता के प्रयास तो हुए किंतु राजनीतिक स्वतंत्रता व अवसरों को दबाया गया है। मतलब यह भी बताना चाह रहे हैं, पहले उसको एक बढ़ चढ़ कर स्तर पर दिखाया भी जा रहा है, उसके बाद उसकी अनइक्वालिटी, पहले आर्थिक असमानता को बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया गया, उसके बाद उसको एक लेवल पर लाने के लिए और भी उसके पॉइंट को दिया जा रहा है कि आप और भी प्रोसेस को इसको बढ़ाने के चक्कर में और फीचर्स को डिनाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए आप राजनैतिक असमानता और सामाजिक और ये प्रोसेस को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। यह चीज़ भी एक एससी की बहुत सोल पॉइंट माना जाता है। फिर देखो यहाँ पर क्या ब्लैक चीज से मार्क कर रहे हैं, अर्थ तत्व की भी उपेक्षा की जाती है, वह धर्म व मोक्ष तत्व पर आधारित बल दिया जाता है। हजरत मोहम्मद ने भी ईश्वर की नज़र में पुरुष, नारी व स्त्री सभी को एक समान माना है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आगे इन्होंने गुरु नानक जी को लंगर व पतंग के जैसे आध्यात्मिक विकास की ओर ये दिखा रहे हैं। फिर आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक के 3 आयामों को प्रति व्यक्ति आय को प्रति सूचकांक में 3 आयामों में प्रति व्यक्ति आय को 1/3 सारांश दिया गया है। यह चीज़ ये दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा इनका प्रेजेंटेशन है। इसमें अनुच्छेद आर्टिकल्स की बात इसमें कर दिए हैं कि क्या उनसे आर्टिकल्स 15, 16 और 17 केवल आर्थिक असमानता दूर न कर सामाजिक असमानता को मिटाने की भी वकालत करते हैं। अंतिम रूप से यही कहा जा रहा है, अब देखिए इनका निष्कर्ष चल रहा है कि अंतिम रूप से यही कहा जा सकता है कि यदि संपूर्ण अवसरों की असमानता एक वृक्ष है तो आर्थिक असमानता, जिसे आर्थिक अवसरों की असमानता भी कहा जा सकता है, उस वृक्ष की एक शाखा मात्र ही है। मतलब आर्थिक असमानता की बात सिर्फ एक शाखा है, जो संपूर्ण रूप से असमानता लोगों में फैली हुई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता, वह एक वृक्ष है। असमानता अगर एक वृक्ष है तो उसमें आर्थिक असमानता बस एक शाखा महज है, ना कि पूरी वृक्ष मान लिया जाएगा। ठीक है,
आगे देख रहे हैं, ये कोट कर रहे हैं, एक दलित के लिए धन के बजाय सामाजिक स्वीकृति व पहचान की लालसा अधिक मायने रखती है। वाह, क्या विचार है इनके, मतलब देखिए कि किस हिसाब से इन्होंने प्रस्तुत किया है। देख रहे हैं, अब लास्ट में क्या लिख रहे हैं, स्तरों पर समानता भी आवश्यक है, जैसा कि दिनकर जी ने कहा है। दिनकर जी को कोट कर रहे हैं, जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, शामिल ना होगा कोलाहल, रण नहीं कम होगा। मतलब मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, मतलब उनके सामाजिक जो समानताएं हैं वह अगर समान नहीं की जाएंगी तब तक कोलाहल मतलब लड़ाई झगड़े जारी रहेंगे, रण कम नहीं होने वाला है। यह इनके पहला एस्से जो है इनका कंप्लीट हो गया है, और इसमें से 125 नंबर का यह पूरा एस्से था। इसमें से इनको कम से कम तो 90 से 100 नंबर तो मिले होंगे। इस कॉपी को यहाँ पे शायद चेक नहीं किया गया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इतना रिलेवेंट पॉइंट यह इसमें दिया गया है कि इसमें 90 से 100 जो है अंक तो इसमें इन्होंने प्राप्त किए ही होंगे, बल्कि 100 से ऊपर ना पाए हों तो यह ताजुब की बात हो सकती है। ठीक है, अब दूसरे वाले पे चलते हैं कि दूसरा वाला इन पे खंड बा जो है वह सेक्शन बी मतलब दिया गया है कि इसमें 4 है, चारों में से ये देखते हैं कि कौन सा इन्होंने चूज़ किया है अपने लिए। प्रार्थना करने वाले होठ से ज़्यादा पवित्र मदद करने वाले हाथ होते हैं। इन्होंने ये तीसरा वाला चूज़ किया है, तीसरा वाला करेंगे। ये इसमें दिखाना चाह रहे हैं कि प्रार्थना करने वाले होठ से ज़्यादा पवित्र मदद करने वाले हाथ होते हैं। अभी कुछ समय पहले अखबार में एक खबर छपी हुई थी कि रमज़ान के पवित्र माह में एक मुस्लिम व्यक्ति रोज़ा रखे हुए थे। सर्वविदित है कि इस्लाम धर्म में रोज़ा रखकर अपने शरीर को कष्ट पहुंचाने का उद्देश्य ईश्वर को प्रसन्न करना ही होता है, किंतु उस परिस्थिति में भी एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपना रोज़ा इस प्रकार तोड़ा क्योंकि उसे एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को रक्तदान करना था। सुनने में भले ही यह छोटी सी घटना लगे, किंतु यह बल इस बात पर है कि पुण्य व पाप के पैमाने क्या होते हैं। यदि वह व्यक्ति चाहता तो एक अनजान व्यक्ति की मदद न कर अपने उपवास को जारी रख सकता था, किंतु यहाँ दूसरे की मदद का सवाल था तो उसने अपनी इबादत व अपनी प्रार्थना से समझौता करते हुए मदद के लिए आगे आया व अपने हाथ बढ़ाए। अब देखिए कि एक कहानी डालकर इन्होंने अपने एस्से की शुरुआत करी है। यह देखिए कितना विजुअल पॉइंट रहा होगा, मतलब इस टाइम पर लिखते हुए उनके दिमाग में क्या सी बातें चलती रही होंगी कि उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को डाला होगा। पता नहीं ये कहानी होगी भी या नहीं होगी, लेकिन इन्होंने क्रिएशन इतना ज़बरदस्त तरीके से किया है कि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है यह वाकई में आदमी इच्छुक हो जाएगा कि आगे क्या प्रोसेस दिया गया होगा। आगे इसको हम पढ़ते हैं। मोहम्मद हजरत साहब ने स्पष्ट कहा है कि अगर तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो और अगर किसी को तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो तो सबसे पहले तुम्हें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। देखिए इन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को भी यहाँ पे कोट कर दिया है। यह कितना रिलेवेंट पॉइंट आपको दिख रहा होगा। इन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को कोट किया और ये वाली बातें इन्होंने कही है कि अगर ज़रूरतमंद की आप मदद करते हैं तो आपके उस नमाज पढ़ने से ज़्यादा यह महत्वपूर्ण और प्रभावी हो जाएगा। अब केवल इस्लाम में ही नहीं, वो हिंदू धर्म में भी आएंगे, सिख धर्म में भी आएंगे। ऋषि दधीच के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे राक्षसों के संहार के लिए अपने अस्थियों का विसर्जन कर दिया था, दान दिया था देवताओं के। उससे हनुमान जी के भक्तों के शिरोमणि के बारे में बताया जा रहा है इसमें। और सबको नानक नाम चड्ढी कला तेरे भाड़े सर्वत दभाला, मतलब इन्हें नानक के बारे में बता रहे हैं कि सिख में आ गए हैं। सभी धर्मों के बारे में बता रहे हैं कि कौन से जब किसी में भक्ति भाव जागृत होती है तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें हो जाती हैं, लोगों की मदद करना। जैन व बौद्ध धर्म के बारे में बता रहे हैं। गीता में तो कर्म सिद्धांत पर ही बल दिया गया है। अब गीता के एक श्लोक के बारे में, अष्टादश पुराणेषु व्यवसाय वचनम द्वयम परोपकारम पुण्याय पापाय परपीड़नम, इन्होंने इस चीज़ को कोट कर दिया है। मैंने बताया है कि कोटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूनानी मिथक और देवताओं के युज को भारतीय मिथकों में इंद्र जैसे देवता द्वारा इस प्रोसेस को इन्होंने यहाँ पर बखूबी बताया हुआ है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। देख रहे हैं कि किस हिसाब से, मतलब इनका पॉइंट देखिए, फीचर देखिए। आधुनिकता के मूल्य में परलोक के बजाय इहलोक को महत्व देते हैं। मतलब परलोक में आधुनिकता जो आज के युग में प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन में देख रहे हैं कैसे प्रोसेस को, ये एक एक पॉइंट को कैसे ये इसमें रिलेवेंट चीज़ों को डाल रहे हैं। यह एक एस्से की सबसे बड़ी विशेषता हो जाती है।
कामायनी में प्रसाद जी ने क्या कहा है, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो और सबको सुखी बनाओ। इस पॉइंट को देख रहे हैं, मतलब समझते ही यह चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि किस पॉइंट को सोचकर इन्होंने इस क्वेश्चन को क्या रहा होगा। देखिए आगे देख रहे हैं कि कैसे महात्मा गांधी को इन्होंने कोट किया है इसमें, मतलब एक एक नेताओं को भी कोट करते जा रहे हैं और यह बताते जा रहे हैं कि किस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर है। कबीर दास को, रहीम दास को, सूरदास को, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, सूफी संतों को इन्होंने कोट कर दिया है और बता रहे हैं, जयसी को, तुलसी जी को। देख रहे हैं कैसे आगे देखिए, आप सब देख पा रहे होंगे अगर यहाँ पर, मतलब लेवल देखिए इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या प्रोसेस इन्होंने इस चीज़ को किया है, देखा है कि कैसे लिख रहे हैं। एक दो शायरों को भी डाल रहे हैं इसमें कि शायर ने क्या किया हुआ है यहाँ पर, और लिख रहे हैं अंत में कि तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। यह एक कितनी बेहतरीन लाइन है कि तुम्हारे दिल की जो चुभन है वह ज़रूर कम हो जाएगी, लेकिन किसी के पाँव का कांटा तो निकालिए, मतलब किसी की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे तो बढ़ाइए। अब आगे ये क्या करते हैं, और देखिए अब इनका समाप्त हो गया है। तो आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और आपको यह भी पता चल गया होगा कि एक एस्से को लिखने के लिए जो होता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स, 5 से 7 पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर बताए हैं कि आप इसकी स्टार्टिंग जो होती है किसी स्टोरी से कर सकते हैं या किसी कोटेशन से कर सकते हैं या किसी भी प्रकार से, मतलब भूमिका जब आपकी ज़बरदस्त होगी, और यह भूमिका एक दिन में डेवलप नहीं होती है, प्रैक्टिस से, करत करत अभ्यास से नित्य बन होत सुजान, मतलब अभ्यास करते करते ही किसी भी चीज़ को आप पा सकते हैं, आप कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। एक दिन में कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, लेकिन एक दिन आपके पास कामयाबी ज़रूर आएगी। यह इस प्रोसेस को देखने के बाद समझ में आ रही है। इन्होंने 3 अटैम्प्ट दिए रवि कुमार सिहाग जी ने, और इस टाइम पर तीसरी बार इन्होंने जो है लगातार तीनों बार इन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन इस बार ऑल इंडिया रैंक 18वीं ले आकर ये अपने आप को एक बेहतरीन IAS ऑफिसर को, प्रॉपर IAS की इन्होंने सीट पाई हुई है, और यह इस टाइम पर ट्रेनिंग पर है। ठीक है, आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।